हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 2 साइंस का पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ा दिया था और उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दिया था। वो चैप्टर का नाम था भोजन कहाँ से आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन में क्या क्या आता है। हम लोग आज जो खाते हैं चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी खाते हैं, ये सब भोजन में क्या क्या आता है, इस सब भोजन में क्या क्या आता है, कहाँ से आता है, इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, समझे ना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर टच कर दे, दबा दे, समझे ना। देखिए, कहता है कि हम सभी रोज़ भोजन में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी भात दाल सब्जी, कभी सत्तू, कभी अचार, कभी खिचड़ी, कभी बैगन भरता इत्यादि लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पक्के खाद्य पदार्थ के साथ साथ कच्चे पदार्थ के रूप में भी मूली गाजर टमाटर अन्य हरी सब्जियों का सलाद के रूप में लेते हैं। मतलब कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ पक्के सामान भी लेते हैं, कुछ पक्के खाद्य पदार्थ लेते हैं और कुछ कच्चे भी लेते हैं। जैसे चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी सब खाते हैं तो सब पक्के हो गया, लेकिन उसी में जगह हम टमाटर का मूली का गाजर का सलाद बनाते हैं तो वो क्या हो, प्याज को सलाद बना दिए तो हो गया कच्ची सामग्री, समझे ना। और आगे सुनिए, कहता है ये खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है। ये सब खाद्य पदार्थ से क्या होता है, स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है, समझे ना। और आगे देखिए, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। जब हम भोजन को खाते हैं तब क्या मिलता है, तब हमें शरीर में फुर्ती मिलती है, हमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है, अलग प्रकार की क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब आइए क्रियाकलाप 1 में जानेंगे क्रियाकलाप 1 में क्या जानेंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, समझे ना। कहता है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। आप कोई भी भोजन खाइएगा हुआ तो एक से पदार्थ से बना होगा या एक से अधिक पदार्थों का बना होगा, जो हम पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। तालिका 2.1 में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोग भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थों को मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं, सूची बनाइए। अब देखिए, दूसरे राज्य की हम कैसे सूची बना सकते हैं। हम अपने ही क्षेत्र में सब जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बनाया जाता है। आप ये पता करिएगा अपने चाचा से, अपने भैया से, अपने मौसी नानी से पूछिएगा, समझे ना। और कहीं अगर हुआ होगा, जैसे मगध क्षेत्र में क्या क्या चलता है, अन्न का भोजन चलता है, चावल दाल चलता है, अरहर तो हर बहुत जगह चलता है, मूंग मसूरी तो बहुत जगह, बहुत बिहार के बहुत क्षेत्र में चलता है। उसके सब्जी हम भिंडी हो गया, परवल हो गया, अन्य व्यंजन में लिट्टी चोखा बिहार का तो फेमस है, समझे। इसी तरह भोजपुरी क्षेत्र में, बज्जिका क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में, अंग क्षेत्र में अगर आपका कोई रिलेशन में रहता है तो आप वहाँ से पूछ के लिखिएगा, समझे ना। अब देखिए आगे तालिका 2.2 में कहता कि आप अलग अलग राज्यों में क्या क्या खाते हैं, मतलब कि अलग अलग राज्यों में क्या क्या होता है उन सबका सूची बनाइए, एक डायग्राम तैयार कीजिए। जैसे बिहार है, बिहार में क्या चलता है, चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी ये सब भोजन में चलता है। झारखंड में क्या चलता है, झारखंड में चावल दाल सब्जी और रोटी चलता है। उत्तर प्रदेश में राजमा चावल और सब्जी चलता है और भी अन्य चीज़ चलता है, समझे ना। जितना आटा इसमें उतना लिख दिए। तमिलनाडु में क्या चलता है, इडली डोसा सांभर चलता है। कर्नाटक में कोरी गस्सी आलू गोटा, यानी कोरी चिकन करी होता है, उसी को कहते हैं कोरी गस्सी। चिकन करी को क्या कहते हैं, कोरी गस्सी कहते हैं। आज देखिए पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व के बारे में जान लेते हैं। कहता है कि हमारे शरीर के वृद्धि विकास स्वस्थ रहने के लिए, हमारे से जो है ना उसमें वृद्धि मतलब कि लंबा हो नम रहे, समझे ना। वृद्धि विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उनको भी जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा विटामिन खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, जो हमारे शरीर के आवश्यक है। अब आगे देखिए, आगे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में भोजन के रूप में मंड यानी स्टार्च, जैसे आप लोग आटा चालते हैं रोटी बनाने के लिए, ऊपर जो बचता है उसको मंड स्टार्च कहते हैं, समझे ना। आलू के ऊपर छिलका हुआ आलू में क्या पाया जाता है, आलू में मंड पाया जाता है, समझे ना। तो मंड की उपस्थिति के जांच से हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। अब देखिए इसकी मंड की उपस्थिति को कैसे जांचते हैं, इसके लिए अब क्रियाकलाप दिया, क्या दिया है, क्रियाकलाप। ये आप लोग अपने से पढ़िएगा और प्रैक्टिकल करते रहेगा। चूँकि हम वीडियो में सारा बताएंगे तो तब तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, समझे ना, 2-3 घंटे का हो जाएगा सब अगर हम समझाएंगे पूरी डिटेल में तो। अब देखिए कहता कि इन जांचों को करने के लिए हमें एक टिंचर आयोडीन कॉपर सल्फेट और एक कास्टिक सोडा की जरूरत होगी और कुछ प्रखनलीय ड्रॉपर की भी जरूरत होगी। प्रखनली नहीं होता रखने वाला शीशे की, उसकी भी जरूरत होगी। कहता इन जांचों को पके हुए भोजन तक कच्ची सामग्री पर करें। जांच से प्राप्त अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिखाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। अध्याय 1 तालिका 1.3 में कुछ खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं। हम परीक्षण इन अन्य किसी खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। अध्यापक के सहयोग से सामग्री उपलब्ध कर उनके मार्गदर्शन में प्रयोग कीजिए। अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते तो हम ये आपको प्रैक्टिकल करके बता भी देते हैं। अब देखिए घोल तैयार करने की विधि, कहता कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली थोड़ी मात्रा 8 से 10 बूंद टिंचर आयोडीन का मिला देना चाहिए। करिएगा, मिला दीजिएगा, समझे ना।
अब ये सब तो कॉपर सल्फेट कितना लीजिएगा, कितना कास्टिक सोडा लीजिएगा, समझे ना, और इसको मिला दीजिएगा, समझे, मिल जाएगा, समझे ना। अब आइए देखिए, इसमें लड़की कर रही है ना, ऐसे ही आपको भी एक प्रकनली लेना है, कास्टिक सोडा लेना है, सबको रख के चेक करना कि इसका रंग कैसा होता है, नहीं होता है। कहता कि जिस दिन भोजन की जांच करें उसी दिन घर से तालिका में दिखाए गए तरह तरह के खाद्य पदार्थों की पुड़िया बनाकर लाए, जैसे दूध, तेल, घी जैसे चीज़ों को छोटी शीशी में लेकर आएँ। इसे किसी खाद्य पदार्थों में मंड हो तो इसका आसानी से परीक्षण हो जाएगा। मतलब कि आप अपने घर से तेल, दूध, घी अगर लेकर आएंगे, अगर उसमें मान लीजिए कि मंड है, आप इस सब जाँच से आसानी से पता कर सकते हैं कि मंड कितना मंड है या नहीं है, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे अब कह रहा है कि मंड की जांच। अब क्या मंड की जांच क्रियाकलाप रूम, देखिए कैसे कैसे लड़की मंड की जांच करते हैं, हम लोग अपना सब पूरी तरह से समझेंगे। कहता है कि भोजन में मंड यानी स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ, कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में मिलेंगे। अल्प मतलब कि कुछ मात्रा में मिलेंगे, अल्प मतलब कुछ मात्रा में लेंगे। इसमें आयोडीन का तनु घोल की कुछ बूंदे डालेंगे, मतलब कि तनु घोल का क्या करेंगे, थोड़ा सा घोल डाल देंगे, समझे ना। अब देखिए अब आगे कहता है खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया। अगर नीला या काला हो जाता रंग तो मंड की उपस्थिति दर्शाता। आप प्रश्नावली कीजिए, समझे, इससे प्रयोग कीजिए। अगर इसका रंग दूध, घी, तेल, इस सब इसमें इसका रंग अगर नीला या काला हो जाता है तो आप समझ जाइएगा कि इसमें क्या है, इसमें मंड है। अगर आपको नहीं होगा कभी नहीं पता चलेगा। आप आलू को करके देखिएगा ना, आलू सबसे बेहतरीन है, उसमें आपको मंड की स्थिति बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी। अब कहता है कि प्रोटीन की जाँच, किसकी जाँच है, प्रोटीन की जाँच। तो कहिएगा प्रोटीन की जाँच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस हो। कैसा हो, ठोस हो। पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की जरूरत होती है। पेस्ट नहीं, चूर्ण, छोटा छोटा पतला सा चूर्ण होता है, वो चूर्ण बनाने की जरूरत होती है। अब देखिए आगे कहता है कि खाद्य पदार्थों की, क्या कहता है, खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लेकर पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण एक साफ प्रकनली में डाल दीजिए। जो प्रकनली है इसमें डाल दीजिए प्रकनली में, और 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह हिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से, अब ड्रॉपर की सहायता से, ये ड्रॉपर नहीं होता है, बच्चे दूध पीता है, दवाई नहीं पिलाते इससे। ड्रॉपर की सहायता से प्रकनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालिए और अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रकनली को रख दीजिए। क्या प्रकनली के पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? अगर बैंगनी रंग का हो गया तो वो प्रोटीन उसमें उपस्थित है। प्रोटीन क्या उसमें उपस्थित है। अगर किस रंग का हो गया तो आपको याद रखना, बैंगनी हुआ तो प्रोटीन, काला या नीला हुआ तो क्या करेंगे, वो कह देंगे हम मंड है। क्या है, मंड है, समझे ना। अब देखिए बसा की जाँच, किसकी जाँच देखिएगा बाबू रे, बसा की जाँच देखिए। कहता खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान से कागज फट ना जाए। यह कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। इस कागज पर तेल धब्बे दिखाई देते हैं तो कागज किसी प्रकाश स्रोत के सामने लाएं। क्या आपको इसके धब्बे होकर आने वाले प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? अगर धुंधला दिखाई देता है तो उसमें क्या है, वसा है। जैसे तेल उल गिर जाता है तो उसको देखते कभी धुंधला धुंधला नहीं दिखाई देता है, तेल गिर गया किताब पे, कॉपी पे, तो अब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, जो किसको दर्शाता है, जो वसा को दर्शाता है। अब कहता है कि कागज के तेल धब्बे खाद्य पदार्थों की वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल भी कुछ मात्रा में हो सकती है। ऐसा इन पदार्थों के कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया है तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा रहे तो पता चलता है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। मतलब धब्बा ना रहे, तब धब्बा रहेगा तब तो उसमें बसा होगा, धब्बा नहीं रहेगा तो उसमें बसा नहीं रहेगा। अभी तालिका में देखिए मंड की जांच करिएगा क्या क्या होगा। जैसे कच्चा आलू मंड होगा, उसके बाद देखिए दूध में क्या होगा, प्रोटीन होगा। मूंगफली में क्या होगा, बसा होगा। बिना चावल पका हुआ में क्या होगा, बसा होगा। और उसके बाद देखिए सूखा नारियल में मंड होगा, समझे ना। ये सब आप देख लीजिएगा, समझे ना। जैसे किसी सब्जी का एक टुकड़ा, उसमें क्या होगा, उसमें प्रोटीन बसा होगा। क्या होगा बाबू रे, बसा होगा। और उबला हुआ अंडा में क्या होगा, प्रोटीन। क्या होगा, प्रोटीन। आप ये सब लिख लीजिएगा, समझे ना। अब आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि क्या किसी खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं? इसके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थों पर मंड, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण कर अवलोकन करें, इनमें से किसी पोषक तत्व या है या नहीं, इसकी जांच करें। अब जांच करते रहिए घर पे बैठ, समझे ना। बताई दिए कैसे कैसे जांच करिएगा, समझे ना। अब आगे कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे भोजन के लिए पदार्थों की उपस्थिति रहते हैं। हमारे भोजन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए, विटामिन भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए और आहारी रेशा भी चाहिए,
समझे, इन सब की जरूरत होती है। तो क्यों जरूरत होती है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको याद रखिएगा, समझे ना। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, देखिए क्या क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गेहूँ खाइएगा, बाजरा खाइएगा, चावल, आम, पपीता, आलू, शकरकंद, गन्ना, मक्का, ये सब आप खाइएगा। तो ये सब खाने के बाद आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए वसा के कुछ स्रोत, वसा हमें किस किस से मिलेगा, जैसे सूरजमुखी का तेल लीजिए, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल और गिरी, तिल, मूंगफली, ये सब आप खाइएगा तो किसका स्रोत मिलेगा, ये सब खाइए तो आपको वसा का स्रोत मिलेगा। अब आइए जंतु प्रोटीन के देखते हैं, जंतु स्रोत और पादप स्रोत, जंतु स्रोत और पादप स्रोत। देखिए जंतु स्रोत प्रोटीन, अगर मछली खाइएगा तो भरपूर प्रोटीन मिलेगा, समझे ना। और इसके अलावे देखिए अलावे भी खाइएगा क्या चीज़, अंडा खाइए, दूध खाइए, मांस खाइए, पनीर खाइए, ये सब खाइएगा तो क्या मिलेगा, ये सब खाइएगा तो आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। अब देखिए इसका पादप स्रोत क्या क्या होता है, पादप स्रोत चना खाइए, मूंग खाइए, तुअर खाइए, राजमा खाइए, सोयाबीन खाइए, मटर खाइए। सुनिए पादप मतलब होता है कि पेड़ पौधा, पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा। पादप मतलब क्या कहिएगा बाबू रे, पेड़ पौधा से प्रोटीन मिलता है, पेड़ पौधे से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि स्वस्थ के लिए रहने के लिए होता है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो प्रोटीन की आवश्यकता तो होगी, और शरीर को वृद्धि करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, प्रोटीन आपको खाना ही पड़ेगा। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। ये बात भी नोट करिएगा, ये बात भी नोट करिएगा। हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में विटामिन सहायता करती है। मतलब देखिए हमारी आँखें, हमारी हड्डियाँ, दांतों और मसूड़े जो होते हैं दांतों के ऊपर, समझे, दांतों के ऊपर होते हैं, उसको सुरक्षित रखने में क्या करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। अब देखिए विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तब विटामिनों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ से और नोट कीजिएगा, विटामिनों के खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के खास समूह को क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, समझे ना। हमारे शरीर का सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखती है, विटामिन ए हमारी आंखों तथा त्वचा को क्या रखती है, स्वस्थ रखती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने की मदद करती है। जैसे आप खाइए कथी, खट्टा चीज़ खाइए, उसमें विटामिन सी मिलेगा, समझे ना। जैसे टमाटर हो गया, अनानास, खट्टा चीज़ खाइए ना, खट्टा, जैसे इमली हो गया, समझे ना, नींबू हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। कहता है कि विटामिन डी हमारी आँखों, हमारी अस्थियों और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की, हाँ, हमारे शरीर की सहायता करता है। और विटामिनों से भरपूर भोज्य पदार्थ निम्नांकित है। देखिए विटामिन हमें किस किस से मिलेगा, क्या क्या हम खाएंगे तो हमको विटामिन मिलेगा, ये बात आपको याद रखना होगा। देखिए मछली खाइए, दूध खाइए, पपीता, गाजर, आम, ये सब खाइएगा, विटामिन ए मिलेगा। अगर विटामिन पी पाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं और अपने भोजन में लेना चाहिए तो आप गेहूँ खाइए, चावल खाइए, रगड़ के यकृत खाइए, समझे ना। और देखिए विटामिन सी का स्रोत, विटामिन सी का स्रोत ये सब नोट करिएगा। आंवला खाइए, मिर्च, नींबू, अमरूद, टमाटर, संतरा, ये सब किसका स्रोत है, विटामिन सी का स्रोत है। अब विटामिन डी का स्रोत देखिए, विटामिन डी का स्रोत क्या क्या होता है। विटामिन डी कहिए यकृत है, अंडा है, मक्खन है, दूध है, मछली है, ये सब किसका स्रोत है, ये सब विटामिन डी का स्रोत है। अब आइए आगे देखते हैं। कहता हमारे शरीर के खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये खनिज लवण कौन कौन से हैं, शरीर को उचित अच्छे स्वास्थ्य पर, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे ना। मछली इत्यादि से मिलकर नमक, सोडियम, पोटेशियम मिलते हैं। अब देखिए ये तालिका है, ये तो आप लोग अपनी खुद से पढ़ सकिए। और इसमें एक बात और आपको याद रखना पड़ेगा, समझने बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिकांशतः खाद्य पदार्थ तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों से बने होते हैं। अपने तालिका 2.3 में अवलोकनों को लिखते हुए समय इसके अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्चा सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, एक पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक हो जाती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, समझे ना। और आगे देखिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, मतलब कि चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट से ये भरपूर है। आप ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। कहता है इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर रुक्षांश यानी आहारी राशि, ताजे फल तथा सब्जियां खाते उसी में आहारी रेशा रहता है। यह देखिए क्या कहता है, जल की आवश्यकताओं होती है हमारे खाने में। रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश अन्न का चोक तथा सब्जी का रेशा इत्यादि है। के स्रोत साबुत खाद्यान्न, अंकुरित चाल, दावल, ताजे फल और सब्जियां हैं। ताजे फल और सब्जियां हैं क्या है, ये सब रेशेदार हैं, सॉरी ये सब रुक्षांश के स्रोत हैं। रुक्षांश हमारे शरीर का पोषक प्रदान नहीं करता, रुक्षांश शरीर में कोई पोषक प्रदान नहीं करता, बस ये हमारे भोजन के आवश्यक
जो नई भोजन में पचता है जो चीज़ उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। रुक्षांश हमारे शरीर से पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है कि पचा हुआ भोजन जल्दी निकल जाए बाहर, ताकि खराब ना हो, ताकि क्या ना हो, खराब ना हो। अब आइए आगे देखते, कहता है कि जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों की अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों का मूत्र तथा पसीने के शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। मतलब कि मूत्र और जो अपशिष्ट का शरीर का है उसे बाहर निकालने में क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। सामान्यतः हमारे शरीर के जितने जल की आवश्यकता होती है अधिकांशतः हुए उन पदार्थों से मिल ही जाते हैं जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे कि जल, दूध, चाय आदि पीते हैं तो उसके मात्रा से जल हमारे शरीर में चल ही जाता है। अब क्रियाकलाप 3 देखिए, टमाटर तथा नींबू जैसा कोई एक फल लीजिए, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट कर हथेली पर लीजिए। ऐसा करने से आपके हाथ गीले होते हैं तो गीले होंगे। अब देखिए, जब आपके घर में कोई फल या सब्जी का काटा, छिलका या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको ऐसी ताज़ा या सब्जियों के बारे में पता चलता है जिससे पानी निकलता है। मतलब आप सब्जियाँ कोई भी काटिएगा तो उससे पानी हल्का सा निकल भी करेगा, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। कहता है कि संतुलित आहार, देखिए संतुलित आहार क्या होता है, समझे ना। ये तो कोई खाद्य पदार्थों की जल की आवश्यकता उसमें जल डाल देते हैं, इसे ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। संतुलित आहार देखिए, कहता है सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम लोग खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। सारा दिन हम लोग जो भी खाते हैं 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार जब तक खाते हैं उसे संतुलित आहार होता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता कोई पोषक तत्व ना ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो। आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, ताजे फल और सब्जियां भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। इससे हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल का होना आवश्यक होता है, अनिवार्य है। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, समझे ना। अब आगे देखिए, कहते क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग एक ही प्रकार के आहार आवश्यक है? क्या आप सभी सोचते हैं कि संतुलित आहार हमारे शरीर पर कार्य निर्भर करता है? क्या आपने कभी मजदूर को भोजन करते देखा हुआ? साधारणतः क्या क्या खाते हैं? मतलब मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों का भोजन प्रमुख अंतर है। वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में भी क्या अंतर जरूरी है? जरूर अंतर जरूरी है, बहुत अंतर होता है। बूढ़े लोग कुछ और खाते हैं, हम लोग कुछ और खाते हैं, समझे ना। खाते तो वही हैं लेकिन अलग अलग ढंग का खाना हो जाता है। जैसे हम लोग बचपन में है तो कुछ भी खा लेते हैं, अखरोट खा लेते हैं, लेकिन बाबा को दे देंगे तो वो खा पाएंगे? वो कभी नहीं खा पाएंगे, समझे। अब कहता है कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज और खमीर उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, पालक, सत्तू, उपलब्ध सब्जियां था, इस प्रकार के बने भोज्य पदार्थ कई पोषक तत्वों उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। अपने घर में जो लोग खाद्य पदार्थों को भोजन करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें। उसके बारे में क्या करें, जानने की कोशिश आप करते रहिए, समझे ना। कहता है भोजन के व्यंजनों के सभी प्रकार के पोषक तत्व भोजन करने के बाद संतुष्टि और स्फूर्ति मिलती है। उसके क्षेत्र में अन्य भोजन पदार्थ सूची तैयार करने पर अपने मित्रों से क्या करिए, चर्चा करिए। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिएगा, समझे ना। इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप लोग अपने देखिए। कहता कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, लेकिन भोजन का स्वाद बढ़ता है लेकिन उसमें बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन नष्ट हो जाता है जो हमें मिलने वाला होता है। अब आइए कुपोषण के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे, कुपोषण के बारे में जानेंगे। कुपोषण क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। देखिए, कहता कि आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और विटामिन होते हैं। यदि इनमें से कोई पोषक तत्व हमारे शरीर को बिल्कुल ना मात्रा में मिले या कम मात्रा में मिले तो हम कहते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। कुपोषण का क्या हो जाएंगे, शिकार। ये देखिए कुपोषण का लड़का शिकार हो गया, पेट निकल गया, सारा पसली दिखाई दे रहा है, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि बच्चा सूखा रोग का मरीज है। यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता। मतलब संतुलित भोजन नहीं मिलेगा आपको तो आपका भी ऐसी हाल हो जाता, लेकिन आप लोग को मिला है, बहुत अच्छी बात है, समझे ना। और कहता है कम भोजन मिलने से बच्चों को मरामस नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा, कम भोजन अगर बच्चों को दीजिएगा तो मरामस नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, मरामस नामक रोग हो जाएगा। समझे, ये सब खतरनाक रोग है, ये सब रोग नहीं होना चाहिए, समझे ना। आप हमेशा अपने बाल बच्चों को, खैर आपका तो बाल बच्चा नहीं होगा और होगा भी तो भविष्य में हिसाब से भरपूर खिलाइएगा, समझे, इस सबसे। अब देखिए आगे क्या कहता है।
कहता है कि हम भोजन मिलने पर कई पोषक तत्व इस बच्चे को कम मात्रा में मिलते होंगे। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चा काफ़ी कमजोर व दुबला पतला हो जाता है। छाती में पसली की हड्डियाँ भी दिखाई देने लगती है, अभी दिखाई दें छाती में पसली की हड्डियाँ दिखाई देने लगती है। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो तो उसमें लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। मतलब कि प्रोटीन अगर कम मात्रा में मिलता है तो बच्चे में कुपोषण का शिकार दिखाई देने लग सकता है। आगे कहता है कि बच्चे में वृद्धि रुक जाती है। बच्चे में वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है, पेट फूल जाता है, दिखाई देता है। और भोजन की कमी से क्वासियथी, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर नामक रोग हो जाता है। क्वासियोकर नामक रोग हो जाता है। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है, देखिए ऐसे ही हो जाइएगा। कहता कि जब हम आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व युक्त पदार्थ को नहीं मिल पाते तो उसे हम कुपोषण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण करते हैं। इसमें परिभाषा नोट करिएगा। कहता क्या आप जानते हैं कि पास में भी कभी ऐसा बच्चा देखा है जो सूखा रोग या प्रोटीन की कमी से पीड़ित है? हाँ, हम अपने बगल में देखे थे, समझे ना, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था, चंडाल जैसन, दलित जैसन। ये देखता कहते दलित जैसन दिख रहा है। देखिए कहता है कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इन्हें हम किसी भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो कई छोटे बच्चों को विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो इसके अलावा उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है, तो जिसे हम रतौंधी कहते हैं। मतलब रात में कम दिखाई देना या ना दिखाई देना, उसे हम क्या कहते हैं? रतौंधी। क्या कहते हैं बाबू रे? रतौंधी। अब विटामिन ए की बहुत कमी होने से बच्चा को अंधा हो सकता है। विटामिन ए की कमी होने से बच्चा को क्या हो सकता है? अंधा। गाजर, पके टमाटर और पके पपीता विटामिन ए पाया जाता है। इससे फल, पीले रंग के फूलों में भी विटामिन ए पाया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। अति पोषण देखिए क्या है? अति पोषण। आपके जमीला ने सोचा कि हर समय वसा युक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। एक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। अतः इसी तली चीज़ों से समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। मतलब क्या आप सोचते हैं कि ठीक है ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन हमारे भोजन को बहुत हानिकारक और हमारे शरीर को बहुत हानिकारक पहुंचाती है, इसलिए ये सही नहीं था, समझे ना। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटाई का कारण बनती है। मतलब कि आप ज़्यादा तेल पका सामान खाइएगा, वसा वाला चीज़ खाइएगा तो आप मोटा हो जाइएगा। कैसा हो जाइएगा? मोटा हो जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छी बात नहीं है। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन के लिए किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कम लंबी अधिक तक समय तक चलती रहे तो उसे व्यक्ति को अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव हमारे शरीर रोग अथवा विकृतियाँ का उत्पन्न कर सकती है। वे रोग जो लंबी समय अवधि तक तत्वों के अक्सर कारण बना रहती है उसे अभावजनक रोग कहते हैं। ऐसा रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं हमारे शरीर में, उसे क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। अब कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग को, जैसे वृद्धि में रुकावट, अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लीजिएगा तो आपकी वृद्धि में क्या हो जाएगा? रुकावट हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, बालों का रंग उड़ना होगा, त्वचा की बीमारियां हो जाएगा, पेचिश हो जाएगा, समझे ना। आप इन सब बीमारियों से बच के रहिएगा, समझे ना। अब देखिए आगे कहता है कि यदि हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक गायब करते हैं, मतलब अनुपस्थित कर दें, तो उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी, समझिए। ऐसे व्यक्ति को दुबला पतला हो जाएगा, इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा, मतलब चल भी नहीं पाएगा। कहता कि विभिन्न विटामिनों और खनिजों लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ आगे तालिका 2.4 में दिया गया है। संतुलित आहार से अभावजन्य रोकथाम की जा सकती है। अब आइए इस तालिका को देख लेते हैं किसके कारण क्या होता है। देखिए, विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी। लक्षण क्या होगा? कमजोर दृष्टि, अंधेरा रात में कम दिखाई देना या कभी कभी पूरी दिखाई नहीं देना, जिस बीमारी को हम क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन बी के कारण क्या होता है? बेरी। विटामिन बी के कारण बेरी। इससे दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। अगर विटामिन सी की कमी स्कोरिबी होती है, यानी स्कर्वी, यानी मसूड़ों से खून निकलना, दांतों से खून निकलना हो गया, घाव भरने में अधिक समय, मतलब कोई घाव हो गया, कट गया, उसको भरने में अधिक समय लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हमको विटामिन सी हो चुका है, विटामिन सी का उपस्थिति चाहिए। आगे कहता है विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से होता है? रिकेटस होता है। कहता है कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, जो अस्थि यानी हड्डी होती है वो मुलायम हो क्या होगा? मुड़ जाएगा। अब कैल्शियम अस्थि और दांत का क्षय होने से बचाता है। कमजोर अस्थि दांत क्षय। आयोडीन यानी घेंगा होता है, घेंगा गले में नहीं लटक जाता घेंगा, आयोडीन की कमी से होता है। गले की ग्रंथि का फूल जाना बच्चों में मानसिक विकृत है। लो यानी अल्प रक्तता, कमजोरी रक्त की कमी, मतलब रक्त की कमी के कारण होता है। अब आगे देखिए, कहता है कि हमने देखा है कि घरों में खाने के सभी सामान ढककर रखे जाते हैं, पीने का पानी भी ढककर रखा जाता है। माता पिता शिक्षक गंदे हाथ से खाद्य पदार्थों को छूने और बाजार की वस्तुओं को खाने से मना करते हैं। क्या आप अपने विचार से उत्तर दे सकते हैं? इसमें यही है और कुछ नहीं है।
एक खटाल था, वो कहाँ के चल गया, वो तो बता दिए ना। अब देखिए हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखे हैं वो भी एक बार जान लेते हैं, समझे, वो भी एक बार क्या करते हैं जान लेते हैं, इस स्लाइड को भी पढ़ ही लेते हैं। कहता जगहों पर बैठती था वहाँ से सूक्ष्म जीव अपने साथ क्या करती है, लेकर जाती है, अपने साथ लेकर जाती देती है। सब्जी के ठीक से नहीं धोने पर कीटनाशक के कुछ अंश रह जाते हैं, हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। जब भी कोई सब्जी लाइए तो उसे धोकर ही बनाइए, समझे। क्या आप 2 या 3 दिन से भात दाल रोटी सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे? निश्चित नहीं, मतलब कि सभी दिन भात दाल देगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा अच्छा। ऐसा क्यों? यह दुर्गंध देने लगता है, ये दुर्गंध देने लगेगा, मतलब 2-3 छोड़ दीजिएगा, 2-3 दिन तो क्या होगा, दुर्गंध देने लगेगा। इसमें खटास हो जाती है, कैसे होती है, खटास हो जाती है। हम कहते हैं कि यह भोजन खाने योग्य नहीं है, मतलब कि ऐसा खामी रोटी किण्वन के कारण होता है, परंतु कुछ व्यंजन के बनाने के लिए किण्वन आवश्यक होता है, जैसे जलेबी भटूरा मालपुआ इडली डोसा पाव रोटी इसे बनाने के लिए क्या हुआ, अगर किण्वन नहीं रहेगा तो कहीं बन भी नहीं पाएगा। हम लोग दूध पाव रोटी खा भी नहीं पाएंगे, चाय पाव रोटी बिस्कुट खाते हैं, इसी कारण खाते हैं, किण्वन के कारण ही। अब कहता है इसीलिए गर्मी के दिनों में पका हुआ भोजन जल्दी खराब हो जाता है, पका हुआ भोजन क्या जल्दी खराब हो जाता है गर्मी के दिनों में। फ्रीज एवं अन्य व्यवस्थाओं से इसे कुछ समय तक बचा कर रखा जा सकता है, फ्रीज और अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा इसे कुछ समय तक बचाया जा सकता है। और देखिए भोजन को कहता है कि भोजन को दूषित होने से एक और कारण दूषित जल भी है। भोजन बनाने के लिए दूषित जल का उपयोग किया जाए तो इससे भोजन की दूषित होने से भय रहता है। दूषित जल पीने से अतिसार बीमारियां का भय होता है। इसलिए वर्षा के दिनों में बाढ़ एवं समय के अत्यधिक सावधानी से भोजन एवं पेयजल उपयोग किया जाना चाहिए। अवलोकन कीजिए कि वर्षा एवं बाढ़ के दिनों में कुएं तालाब नदी के नाले भर क्यों जाते हैं और मैदानी खेतों में अन्य जगहों पर गंदगी बहकर जल स्रोतों में चली जाती है। अब आइए ये तो मुख्य पॉइंट है, सब पढ़े थे। अब हमने क्या सीखा वो भी हम एक बार देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन तथा खनिज लवण है। इसका अतिरिक्त आहारी रेशा भी है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा देती है। प्रोटीन हमारे प्रोटीन तथा प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होता है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता करता है, समझे ना। अब आगे देखिए, आगे का संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल की उचित पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराती है। हमारी आहार में लंबे समय अवधि तक एक और अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता यानी कमी से विशिष्ट रोग विकार उत्पन्न होता है। विशिष्ट रोग क्या उत्पन्न होता है? विकार होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।